आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि जर्मन संसद का क्या नाम था। तो जो जर्मन जो संसद था इसका नाम था ड्यूमा। क्या नाम था? ड्यूमा। तो जर्मन संसद का नाम ड्यूमा है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। देखिए वन में हमारा जो भी संसाधन मिलता है जैसे कि मतलब जंगल हो गया, पेड़ पौधा जानवर वगैरह जो भी चीज है उसका संरक्षण करने का प्रबंधन करने का जो तरीका होता है, जो तकनीक होता है, इसको हम लोग टेक्निक भी बोल सकते हैं, जो तकनीक होता है इसी को बोला जाता है वैज्ञानिक वानिकी। इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। तो देखिए यहाँ पर निर्धनता यानी कि गरीबी का यहाँ पर क्या क्या कारण है। तो हमारे पास जो पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। अभी के टाइम में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, देखिए आपको याद होगा, देखिए आप लोग देखिए आप लोगों के गाँव वगैरह हर एक जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिस जगह पर हम लोग पहले खेती करते थे आजकल देखिए उस जगह पर घर बन गया है। क्यों बन गया है? तो जनसंख्या बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा खेती करने योग्य जो जगह था वहां पर भी घर बन गया, जिससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, निर्धनता बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है। तो ये जनसंख्या में वृद्धि इसका एक कारण हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, दूसरा नंबर वाला पॉइंट क्या है कि निरक्षरता के कारण कारीगर मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है, जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती और निर्धनता बढ़ता ही जाता है। देखिए यहाँ पर निरक्षरता माने क्या होता है कि देखिए बहुत सारे ऐसे कारीगर है, मजदूर है, किसान है जो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। अब पढ़े लिखे नहीं है तो मतलब बहुत सारे आदमी उनको ठग लेते हैं, मतलब जितना मजदूरी होता है उनको उतना मतलब उचित मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। जैसे मान के चलिए 100 टका का काम रहेगा कोई चीज तो उसको 50 टका में करा देता है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो कोई भी बेवकूफ बना देता है। तो ये बात हो गया, ये भी यहाँ पर एक मतलब निर्धनता का ये भी कारण हो गया। फिर आगे देखिए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए अगला जो पॉइंट है क्या है कि भूमि संसाधनों में कमी। अब देखिए आजकल के टाइम में मतलब भूमि में जो जगह है जगह का कमी हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो ये सब चीज हो जाएगा। यहाँ पर 2 ठो बोला था लेकिन यहाँ पर मैंने 3 ठो लिख दिया है। आपको परीक्षा में जो भी 2 ठो लिखना है जितना बोलेगा उतना ही लिखिएगा, ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर पढ़ा दिया ताकि आप लोग भूले नहीं, आप लोगों का मन में फिट हो जाए, याद रहे। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो देखिए यहाँ पर सरकार जो है बफर स्टॉक का जो निर्माण करती है, क्यों करती है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए इसका उत्तर क्या है कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे गाँव है, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है, गरीब है। तो उन लोगों को यहाँ पर क्या होता है, कम कीमत पर यानी कि कम दाम पर यहाँ पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं, और ये जो कीमत होता है इसको हम लोग निर्गम कीमत भी बोलते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। देखिए मान के चलिए कहीं पर भी आपदा आ गया, बाढ़ सूखा भूकंप कुछ भी आ गया, वहां पर मतलब बहुत ही ज्यादा क्षति हो गया, तो वहां पर इस प्रकार का चीज होता है। या फिर खराब मौसम के चलते मान के चलिए सूखा के चलते मतलब वहां पर अच्छी तरीके से मतलब फसल नहीं हुआ, बारिश के चलते फसल नहीं हुआ, तो वहां पर भी ये सब चीज होता है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। अधिकार माने क्या होता है, देखिए हर कोई व्यक्ति का अधिकार है कि नहीं है, बिल्कुल है। जैसे हम लोग मतलब कहीं पर भी आ जा सकते हैं, किसी से भी कुछ भी कर सकते हैं। अब जाकर किसी को गाली नहीं दे देना, किसी को मारना नहीं है, ये सब नहीं, लेकिन हमें बहुत सारा यहाँ पर अधिकार दिया गया है। हम लोग मतलब मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, कोई सा भी तालाब में नहा सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हमें यहाँ पर छूट दिया गया। तो ये सब क्या अधिकार है। जैसे हमें वोट देने का अधिकार है, हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो ये सब क्या है, ये सब अधिकार है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अधिकार कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, अधिकार बोला जाता है। अब आगे देखिए क्या है अगला जो प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मतदाता सूची क्या है। अब मतदाता सूची मैंने क्या, देखिए मतदान, एक होता है मतदान, मत माने होता है वोट, वोट देने का जिनके पास अधिकार होता है मतलब वो हुआ मतदान। ठीक है, मतदान माने वोट देने का अधिकार, तो मतदान हो गया। अब वोट देने के अधिकार में एक लिस्ट होता है जिसको हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट, आप लोग सुने होंगे, बोलता है ना, अरे देखो तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, इस प्रकार से बोलता है। तो वोटर लिस्ट माने क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए वोटर लिस्ट भी लिखा हुआ है कि मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, मतलब जिनका नाम रहेगा वहां पर वही व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये बात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। आगे देखिए अब यहां से थोड़ा बड़का बड़का प्रश्न यहां पर स्टार्ट हो जा रहा है, देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वायमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनमें जर्मन में क्या हुआ, नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मन में क्या होता है, नाजीवाद का उदय हुआ। तो ये बहुत सारे कारण हैं, आप लोग लिखिएगा, अगर एक दो बीच में अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यह था क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 8 था ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो विद्रोह क्यों किया देख लीजिए, यहां पर साफ साफ लिखा गया है। क्या है कि बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था। देखिए साल का जो वृक्ष होता है जिसमें हम लोग मतलब मुंह धोते हैं, याद होगा साल, आप लोग साल का वृक्ष देखे होंगे, साल का दातुन देखे होंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर विद्रोह हुआ था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। देख लीजिए जाहिर सी बात है, आदिवासी जो होते हैं वन के लिए जान मतलब दे भी सकते हैं और किसी का जान ले भी सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। एक्चुअली वन को बचाने के लिए विद्रोह किया गया था, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो भारत में जो मतलब यहाँ पर जो क्या है, निर्धनता रेखा का जो मतलब यहाँ पर निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है देखिए ध्यान से। क्या है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। ये सब चीज यहाँ पर निर्धनता रेखा को मतलब निर्धारण करने के लिए देखा जाता है। फिर आगे क्या कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये सब चीज देखा जाता है और इसी के आधार पर निर्धनता रेखा का मतलब आकलन किया जाता है, उसको निर्धारण किया जाता है इसका। इससे कम होने पर उसे निर्धारण रेखा से नीचे माना जाएगा। देख लीजिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मान के चलिए 2400 कैलोरी से अगर कम आ जाए या फिर नीचे आ जाए, 2100 कैलोरी मतलब जो कि नगरीय यानी शहरी क्षेत्रों के लिए अगर इससे नीचे आ जाए तो इसको हम लोग निर्धनता रेखा से नीचे इस चीज को हम लोग मानेंगे। आगे चलिए आगे देख लीजिए क्या है अगला जो है ना, क्या है एफसीआई के, एफसीआई पर ये क्वेश्चन है। एफसीआई को बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। जो भारतीय खाद्य निगम है किसानों से अनाज कैसे खरीदती है, जो अनाज होता है खाने का जो होता है उसको किस प्रकार से खरीदती है आपको बता रहा है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके आधे के गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है, किसान को उनके फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान करता है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार एफसीआई क्या करता है, अनाजों का भंडारण करता है, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई एक नेता है, तो देखिए नेता को जो हम लोग चुनते हैं, चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो, तो पहले तो चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से उस नेता को चुना
चुना जाता है, तो चुनाव हो गया, ये नेता बन गया। अब मान के चलिए कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में और कभी भी वो चुनाव नहीं होगा, तो क्या होगा, ये जो नेता होगा ये अपना मनमर्जी काम करेगा, इसका मन में जो आएगा वही काम करेगा। लेकिन अगर चुनाव होता है जिसके मन में डर रहेगा कि नहीं भाई हमें जो काम करना है सोच समझकर काम करना है, क्योंकि इस बार अगर हम लोग अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो अगला बार हमें वोट नहीं मिलेगा, और वोट नहीं मिलेगा तो हम नहीं जीतेंगे, तो ये मन में इसका डर रहता है। तो देख लीजिए इसका जो उत्तर होगा आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल और इजी तरीके से लिख दिया है, क्या है कि चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है, और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। हमारे संविधान में मतलब क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। जैसे बहुत सारा है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य भी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो देख लीजिए यहाँ पर संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है। देश के जो नागरिक है, देश की जो जनता है, उन लोगों को, आपको, मुझे, हर एक को यहाँ पर संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। वह अधिकार है जिसके तहत वो अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यहाँ पर एक प्रकार का अधिकार जिसके माने चलो उनको लगता है कि मेरा जो मौलिक अधिकार दिया गया है, हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, सर्वोच्च थोड़ा आप लोग अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, सर्वोच्च आप लोगों का ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया सर्वोच्च, तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय वह जा सकता है। ये अधिकार होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार में, ये चीज दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पर सर्वोच्च को थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो क्या है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, क्या क्या है, तो अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, पवन है, समुद्र से दूरी, क्या है, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, ये हमारा पश्चिमी है, पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, पश्चिमी। तो ये पश्चिमी हो गया। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर फिर आगे और यहाँ पर दिया गया क्या क्या है कि भारत को जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांश स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। जब भी लड़ाई वगैरह होता है तो इससे जंगल क्यों प्रभावित होता है, जंगल में मतलब क्या नुकसान वगैरह होता है, इसको हमें बताना है। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है कि युद्धों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। देखिए जब लड़ाई होगा तो उस टाइम मतलब मैक्सिमम बहुत ही अधिक मात्रा में लकड़ी चाहिए, और जब लकड़ी चाहिए तो कहां से लकड़ी मिलेगा, वन से मिलेगा, जंगल से मिलेगा। तो जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है। ये हो गया एक बात। आगे देखिए फिर आगे क्या है कि युद्ध में विशाल वन क्षेत्र, ठीक है, अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये वाला है तो इधर लिखिएगा, ठीक है, अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है। युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। देखिए युद्ध में क्या होता है, आग उग लगाया जाता है, और जब आग लगाया जाता है तो बहुत सारा मतलब जंगल में बहुत सारा क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत सारे मतलब जल जाते हैं। ये बात हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो गौ दिया गया क्या है कि युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं ही जला डालती है ताकि संसाधन शत्रु के हाथ न लग जाए। इसे क्या बोला जाता है, इसकी स्कार्ज्ड अर्थ यानी कि भस्म कर भागो नीति कहते हैं। ठीक है, बात को ध्यान सुनिए। जैसे कि मान के चलिए जैसे कि कोई भी सरकार है तो क्या होगा, कोई भी सरकार है मान के चलिए उसके प्रदेश में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है, तो सरकार क्या चाहेगा कि जो भी मतलब वन में जो भी लकड़ी वगैरह जो भी चीजें इसको जला दो। क्यों जला दो, क्योंकि अगर हम नहीं जलाएंगे तो दुश्मन ले लेगा, और दुश्मन ले लेगा तो हमारा भंडा फोड़ देगा। ठीक है, इसको बोला जाता है भस्म कर भागो नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा
शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा क्या क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। हमारे पास जो पहला पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। देखिए जैसे गांव में या फिर शहर में मतलब वैसे पढ़े लिखे जो शिक्षित बेरोजगार युवक जो इधर उधर भटकते हैं उनको रोजगार देना प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य है। आगे देखिए हमारे पास जो आगे जो है क्या है देख सकते हैं कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है क्या है तो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर 25 लाख ठीक है 25 लाख नए रोजगार का यहाँ पर अवसर यहाँ पर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको अभी हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसका वो मतलब 2005 में किया गया था ठीक है। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया है। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 क्या है देख लीजिए कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। जैसे कि भारत में जो चुनाव आयोग होता है उसका क्या क्या रोल है क्या भूमिका है। चलिए देखिए इसका उत्तर क्या है। पहला पॉइंट है कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। ठीक है मतलब जब तक जैसे कि पहले तो अधिसूचना होगा जैसे कि नॉमिनेशन पहले होगा। नॉमिनेशन से लेकर जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक इसका काम रहता है। फिर आगे देखिए क्या है चुनाव आचार संहिता लागू करना था। उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को क्या है यहाँ पर देख सकते हैं पार्टी को दंडित करना। ठीक है मतलब जो भी मतलब यहाँ पर आचार संहिता लगाएगा ये एक बात हो गया। कोई पार्टी मान के चले कोई पार्टी अलग लिखिएगा को अलग लिखिएगा। ठीक है मान के चले कोई पार्टी उल्लंघन कर रहा है किसी भी नियम कानून का तो उसको वो दंडित कर सकता है। ये अधिकार उनको दिया गया है। आगे चलते हैं आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे जो 3rd नंबर वाला पॉइंट है क्या है कि चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव करवाना। ठीक है ये सब इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं क्या कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत में देखिए वर्षा ऋतु का क्या क्या विशेषता है एक एक करके देख सकते हैं कि भारत में वर्षा जो है अनिश्चित होती है कभी ज्यादा कभी कम कुछ कहा नहीं जा सकते कितना होगा कितना नहीं होगा। भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। अलग अलग आप देखिए कहीं पर वर्षा हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा है। एकदम आमने अगल बगल गांव में देखिए किसी गांव में बारिश हो रही है किसी में नहीं हो रही है। भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली ठीक है नई की मात्रा में अंतर पाया जाता है। ठीक है ये सब होता है। भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। कहीं पर मतलब अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है और कहीं पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है जहां पर सूखा पड़ जाता है। 5th नंबर क्या कि एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है। दूसरी तरफ वर्षा की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। ये सब चीज यहाँ पर लिखिएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर मानचित्र वाला कार्य है जो कि हमारा 19 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए मानचित्र वाला जो होगा इसके लिए मैं आप लोगों को दूंगा एक ट्रिक एकदम लाजवाब सुपर डुपर लव स्टोरी वाला लव स्टोरी। ठीक है लव स्टोरी मैंने समझते हैं ना प्रेम कथा वाला प्यार वाला ट्रिक दूंगा मैं आप लोगों को। तो बहुत ही जल्द आएगा जिससे हमारा सारा मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मानचित्र को आप लोग लव ट्रिक से यानी कि प्यार वाला ट्रिक से आप लोग किस प्रकार से करेंगे। तो प्यार वाला ट्रिक भी हमारा बहुत ही जल्द आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू जय हिंद।